नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है कि डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने तत्व हैं। दोस्तों, B.S. ब्लूम इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1956 में। कब दिया दोस्तों? 1956 में। वहाँ पे इन्होंने 3H नाम की एक चीज़ बताई, तो वहाँ पे इन्होंने 3 पक्ष बताए थे। एक बताया था हेड का, यानी कि जिसे संज्ञानात्मक कहते हैं, मस्तिष्क। दूसरा एच था हर्ट का, यानी कि हृदय से, भावात्मक। और तीसरा इन्होंने जो तत्व बताया मूल्यांकन प्रक्रिया का, वो था दोस्तों हैंड का, यानी कि हाथ से। इसका मतलब है कि क्रियात्मक। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया था डॉक्टर B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया के ये 3 तत्व बताए। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि रेखा गणित में किसी शब्द का या किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किसी विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, रेखा गणित यानी रेखा, कोण, चाप का जिसमें अध्ययन किया जाता है, ये विधि है। तो देखिए, आगमन विधि में उदाहरण से नियम चलते हैं और निगमन में नियम से उदाहरण चलते हैं। ये दोनों विधियाँ यहाँ काम आने वाली नहीं है। यहाँ रेखा गणित के बारे में पूछा है। प्रदर्शन विधि में केवल प्रदर्शन होता है, तो ये चीज़ भी नहीं आएगी। फिर बची कौन सी? विश्लेषण विधि। ये इसका उत्तर हो जाएगा। विश्लेषण विधि क्या होते हैं? विश्लेषण विधि में दोस्तों जो खंड या फिर अंश कह सकते हैं, ये किए जाते हैं। खंड या अंश किया जाते हैं किसी चीज़ के, यानी कोई चीज़ पूर्ण रूप में होती है, समग्र रूप में होती है, फिर उसके खंड या अंश किए जाते हैं, यानी विस्तार किया जाता है। ये होती है विश्लेषण विधि। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है कि गणित विषय का सबसे अधिक सहज संबंध किस विषय के साथ है। देखिए, गणित का सहज संबंध पूछा है दोस्तों, हिंदी, विज्ञान, चित्रकला या सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से कोई गणित का संबंध नहीं होगा। सामाजिक में जो चीज़ें रहती है वो गणित में नहीं रहती। चित्र वगैरह, चित्रकला में ये चीज़ें भी नहीं रहने वाली। हिंदी और गणित का कोई संबंध नहीं है। बचा क्या? विज्ञान के साथ है। अब कैसे संबंध है वो बताता हूँ। अब जैसे कि कहते हैं कि आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक जो प्रगति हो रही है आज, उसमें किसकी देन है दोस्तों? उसमें गणित की देन है दोस्तों। किसकी देन है? गणित की देन है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, अब कहते हैं कि शून्य का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया दोस्तों। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। तो देखिए, आविष्कार किया, ये वैज्ञानिक चीज़ हो गई, जबकि ये शून्य क्या है? ये शून्य गणित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गणित विषय का सहज संबंध विज्ञान विषय के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि गणित शिक्षण उद्देश्यों की कौन सी एक विशेषता नहीं होनी चाहिए? विशिष्ट, परीक्षण योग्य, जीवन से संबंधित या व्यावहारिक। दोस्तों देखिए, व्यावहारिक ये शिक्षण जो उद्देश्य है उनकी विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब गणित का जो उपयोग है हम अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार रूप में करते हैं, तो ये तो होगी। अपने जीवन से संबंधित होनी चाहिए गणित, बिल्कुल होती है ना। हम अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हैं, जीवन से संबंधित होती है, बिल्कुल सही है। और गणित के शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो भाई बालक का परीक्षण किया जा सकता है ना, परीक्षण योग्य, तो ये चीज़ें होती है। जबकि विशिष्ट जो है वो नहीं होती है, यानी विशिष्ट उद्देश्य गणित के ये जरूरी नहीं है, सामान्य उद्देश्य ही काफ़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री पूछी दोस्तों। विकल्प 1 है वृत्त चित्र, विकल्प 2 है बुलेटिन बोर्ड, फिर है फ्लैनल बोर्ड और चित्र विस्तारक यंत्र। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री हम चारों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ चारों चीज़ें क्या है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं वृत्त चित्र के बारे में। तो भाई, ये श्रव्य दृश्य सामग्री है वृत्त चित्र, यानी इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। कैसे होगा? तो देखिए, वृत्त चित्र क्या होती है? सत्य घटना पे आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। तो आपने देखा होगा जो फिल्म है वो दृश्य भी होती है और श्रव्य भी होते हैं, है ना। तो ये वृत्त चित्र ना, वो तो होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक है, ये तो हो गई श्रव्य दृश्य सामग्री। अब बाकी के ऑप्शन जो तीनों नहीं है तो उसको भी समझा देते हैं। देखिए, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है दोस्तों सूचना पट।
क्या होता है? सूचना पट, यानी कि इस पे कोई शीर्षक वगैरह लिखा जाता है, कोई टिप्पणी लिखी जाती है, जिससे कि बालक की रुचि जिज्ञासा है इसको जागृत किया जाता है। और याद रखना बुलेटिन बोर्ड है प्लाईवुड और मोनोसाइट से बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाता है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड याद रखना, अगर पूछे कि फ्लैनल बोर्ड किस पे बनाया जाता है तो प्लाईवुड मोनोसाइट, ये सेम चीज़ है बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड की। लेकिन फ्लैनल बोर्ड पे कपड़ा पूछे किसका है तो दोस्तों याद रखना खादी का कपड़ा है। इसका है खादी का कपड़ा है, फ्लैनल बोर्ड में काम आता है। इसमें क्या किया जाता है कि फ्लैनल बोर्ड से चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य नहीं है। और चित्र विस्तारक यंत्र क्या होता है दोस्तों? चित्र विस्तारक यंत्र को कहते हैं एपीडाइस्कोप। क्या बोलते हैं? एपीडाइस्कोप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि एपीडाइस्कोप, इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं ना श्यामपट पर, उनको बड़ा करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे चित्र विस्तारक कहते हैं। ये दृश्य सामग्री। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि गणित की प्रारंभिक कार्य व्यवस्था को क्या कहते हैं? रेखीय गणित, लिखित गणित, व्यावहारिक गणित या मौखिक गणित? तो दोस्तों जो गणित की प्रारंभिक कार्य व्यवस्था है वो आपके हो जाएगी मौखिक गणित। यानी कि शुरुआत में क्या किया जाता था कि अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछ के श्यामपट पर लिखते थे, तो इसलिए मौखिक गणित हो जाती। व्यावहारिक गणित होती है अपने जो दैनिक व्यवहार में काम आती है वो तो उस समय थी नहीं। लिखित गणित यानी कि केवल लिखित है, वो चीज़ थी नहीं। और जो रेखीय गणित है, रेखित गणित, रेखा गणित, रेखा कोण, चाप वगैरह, तो ये प्रारंभिक कार्य व्यवस्था नहीं थी। तो इसका मतलब हो जाएगा जो आपके प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आकलन है प्रत्यक्ष व त्वरित पूछा है? प्रत्यक्ष व त्वरित, रचनात्मक आकलन, योगात्मक, निदानात्मक या गुणात्मक? देखिए गुणात्मक आकलन में व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो गुण है, उसका आकलन किया जाता है, ये चीज़ नहीं है। निदानात्मक में समस्याएं होती है। ठीक है, क्या होती है? समस्याएं होती है, तो ये चीज़ भी नहीं है। आगे चलते हैं रचनात्मक आकलन और योगात्मक। तो जो रचनात्मक आकलन है, देखिए ये तो होता है अपने जो शिक्षा चलती है यानी शैक्षिक क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रचनात्मक आकलन एक तो याद रखना आप सत्र के दौरान होता है और कोई शैक्षिक कार्यक्रम या कोई शैक्षिक योजना रहे उसकी उपयोगिता या गुणवत्ता जांची जाती है रचनात्मक आकलन के माध्यम से। ये चीज़ भी नहीं है। प्रत्यक्ष और त्वरित पूछा है तो वो हो जाएगा आपके योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन याद रखना सत्र की समाप्ति पे किया जाता है। कब किया जाता है? सत्र की समाप्ति पे किया जाता है। एक चीज़ ये याद रखना, पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ है, सत्र की समाप्ति पे योगात्मक आकलन होता है। और दूसरा इसका नाम है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन कह सकते हैं इसे। इसमें छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन आदि का आकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 7 है आपके, उसमें विकल्प नंबर 2 है आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि है? निगमन विधि, खेल विधि, संश्लेषण या विश्लेषण? देखिए निगमन विधि ये तो उच्च प्राथमिक पर आ जाती है, प्राथमिक में आती नहीं है। ठीक है, खेल विधि बिल्कुल प्राथमिक स्तर पूछा है तो प्राथमिक जो स्तर के बच्चे हैं वो खेल या मनोरंजन के माध्यम से सीखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अंक गणित है ना, अंकों का ज्ञान देना। ठीक है, तो वो खेल विधि के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि ये आपके रेखा गणित है और जो आपके बीज गणित है उसमें चलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 है, इसका बिल्कुल दूसरा विकल्प है, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9। ये भी बढ़िया अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ पूछा है। ज्यामिति क्या है देख लीजिए, भूमि का पूजन, रेखा का मापन, संख्या का मापन या भूमि का मापन। देखिए ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ज्या प्लस मिति, ज्या प्लस मिति से बना है। ज्या का अर्थ होता है भूमि, ज्या का अर्थ भूमि, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी भूमि का मापन वो क्या है? ज्यामिति है। भूमि का मापन ही ज्यामिति है। ठीक है दोस्तों, तो पहले के समय प्राचीन काल से चले आई है ज्यामिति। तो पहले क्या होता था, पृथ्वी के पृष्ठों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था।
तो इस प्रकार ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होगा भूमि का मापन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 है आपके, विकल्प नंबर 4 है, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, ये आपके गणित शिक्षण की परिभाषा आ रखी है, जो कि आप जानते हो गणित शिक्षण में परिभाषाएं हमेशा आती है। तो देखिए एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें से, विज्ञान उतना ही यथार्थ जितना वे गणित का प्रयोग करा, यह कथन किसने दिया? यंग ने, जिलर ने, कांट या वुडवर्थ? देखिए जो जिलर है उसने कोई परिभाषा गणित में दी नहीं, वुडवर्थ ने भी दी नहीं। बच्चे कौन, या तो कांट बच्चा है या यंग बच्चा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा कांट महोदय। ठीक है, क्योंकि कांट ने ही कहा कि विज्ञान उतना ही यथार्थ होगा जितना वह गणित का प्रयोग कर रहा है। ये वो चीज़ आ गई कि विज्ञान का गणित से संबंध है, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा था, विज्ञान का संबंध गणित से है, तभी तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान उतना ही यथार्थ, उतना ही वास्तविक है जितना वह गणित का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार कांट ने यह परिभाषा दी। जबकि यंग ने क्या परिभाषा दी? यंग ने, यंग ने एक परिभाषा दी गणित की। उन्होंने, यंग ने यह कहा था कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दे तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। याद रखना, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ क्या होगा? गणित। ये देखिए से संबंध आ रहा है, विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को अगर मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा? भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ये किसने कहा? ये यंग ने कहा, यंग ने परिभाषा दी। जबकि कांट महोदय ने कहा कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वे गणित का प्रयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 10 है, इसका विकल्प नंबर जो 3 है कांट महोदय बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पे। दोस्तों बढ़िया प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 11, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता पूछा है। मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है गणित में? तो दोस्तों प्लेटो, अरस्तु, डाल्टन या डटन? तो जो प्लेटो है वो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। अब कैसे है तो वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। मानसिक सिद्धांत, इन्होंने ऐसे मतलब शिक्षा के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जो स्वस्थ शरीर है दोस्तों, क्या है? स्वस्थ शरीर है, वहाँ इन्होंने कहा स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। ये किसने कहा? प्लेटो महोदय ने कहा। यही क्या है? मानसिक सिद्धांत है ना। मानसिक हो गया ना, मस्तिष्क से संबंधित। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 11 है, इसका विकल्प नंबर 1 प्लेटो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि भारत का भाग्य निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत का भाग्य निर्माण उस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यानी वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जो शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, कक्षाओं में जिस प्रकार शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? वो आज भारत का भाग्य निर्माण कर रहे हैं ना। तो ये परिभाषा किसने दी? कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, साइमन आयोग या राधा कृष्णन आयोग? तो कोठारी आयोग ने ये परिभाषा दी थी। कोठारी आयोग ने क्या कहा? कोठारी आयोग आया 1964 से 66 में। ठीक है, दूसरा नाम इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है। 1964 से 66 में आया। याद रखना, डॉक्टर जो दौलत सिंह कोठारी है वो है। ठीक है, वो लेके आए इसे। तो इस प्रकार याद रखिए आप कि भारत का भाग्य निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 12 है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके विकल्प नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 बहुत ही सरल प्रश्न है कि बालक के किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान करता है? बल और दूरी में संबंध। रोलेट, ये रोलेट है। रोलेट, सांप सीढ़ी, गुल्ली डंडा या नंबर 2? सभी को पता है गुल्ली डंडा इसका राइट आंसर होगा। यानी आप जानते हो गुल्ली डंडा में है क्या लगता है? बल लगाना पड़ता है। यहाँ से आप बल लगाओगे और ये दूरी तय होगी। ठीक है, तो बल और दूरी का खेल कौन सा हो गया? गुल्ली डंडा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 13 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 14, ऐसा भी एक प्रश्न आपके गणित में ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, कहा है कि किसी गणितज्ञ के कार्य की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो ये जो मूल्य आ रहे हैं गणित में, ये आपके एक प्रश्न आएगा। तो देखिए 4 दिए हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और प्रयोगात्मक मूल्य। देखिए क्या होते हैं।
प्रयोगात्मक मूल्य होता है कि जब हम गणित का दैनिक व्यवहार में उपयोग करें, दैनिक जीवन में उपयोग करें, वो प्रयोगात्मक हो जाएगा। सामाजिक मूल्य, समाज ने जो आदर्श मूल्य माने हैं वो अपनाते हैं तो वो सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, समाज द्वारा प्रदत्त मूल्य है ना, अपने व्यक्तित्व में जो विकास होता है वो सामाजिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य दोस्तों बुद्धि, स्मृति वगैरह है ना, स्मृति मस्तिष्क विकास होते हैं वो बौद्धिक मूल्य हो जाएंगे। जबकि सौंदर्यात्मक मूल्य में आता है, क्या आता है, सौंदर्यात्मक मूल्य में आता है दोस्तों प्रकृति, कला, मनुष्य की कोई कला हो, ठीक है, या मानव जीवन का जो सौंदर्य है, सौंदर्य परखना होता है, वो बिल्कुल इसमें आ जाता है आपके सौंदर्यात्मक मूल्य में आ जाता। तो यहाँ पर किसी गणितज्ञ में कला है गणित पढ़ाने की, तो वो गणितज्ञ कहलाया, और उसके कार्य की प्रशंसा करने, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसका सौंदर्य निखर रहा है तो सौंदर्यात्मक मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। पाठ्य वस्तु चयन करना है, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है। देखिए, निष्कर्ष स्पष्ट होना, निष्कर्ष सार्वभौम होना, या सूत्र व सिद्धांत आधारित, या उपर्युक्त सभी है ये दोस्तों, उपर्युक्त। ठीक है, निष्कर्ष स्पष्ट कैसे होते हैं दोस्तों मैं बताऊं। दोस्तों निष्कर्ष स्पष्ट कैसे होते हैं कि गणित में हम किसी भी समस्या का समाधान करें, कोई भी प्रश्न हल करें, तो उसका जो उत्तर है वो निष्कर्ष होगा। जो उसका उत्तर है निष्कर्ष है, यानी उसका परिणाम है वो स्पष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो अनिश्चित या तर्कसंगत नहीं रहे, अनिश्चित रहे, स्पष्ट रहे, ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो निष्कर्ष है, जो परिणाम आता है वो हमेशा क्या रहता है, स्पष्ट रहता है, बिल्कुल सत्य आधारित रहता है। ठीक है, ये तो हो गई निष्कर्ष स्पष्ट, तो ये चीज़ होती है इसमें। आगे चलते हैं निष्कर्ष सार्वभौम। सार्वभौम क्या था, सभी जगह सम्मान होना। जैसे अपने भारत में कहते हैं कि 2+2 4 होता है, अब वो अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर भी 2+2 = 4 होंगे, है ना। अब आप श्रीलंका में चले जाओ तो भी 2+2 = 4 होंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, सार्वभौम, सभी जगह एक ही नियम होना, एक ही सूत्र होना, ये चीज़ है, तो ये हो गई सार्वभौम। बाकी तीसरी, नाम से पता चल जाता है सूत्र व सिद्धांत, तो सूत्र तो गणित विषय में रहते हैं, सिद्धांत गणित में रहते हैं। तो इस प्रकार जो विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 15 है, इसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आज के गणित शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल दोस्तों इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।